Number 6. Foreigners who wish to stay for tourism purpose. The statement on matters concerning travel plans. Where, when, and how long to stay. Of the foreigners who wish to stay for tourism purpose will be taken into consideration. The documents and information may be required to submit if it is necessary. ये वो कॉमन कैटेगरी है जिसमें दुनिया का हर बंदा अप्लाई करता है, चाहे वो किस उसकी फील्ड कोई भी हो, वो किसी भी रीजन से उसका ताल्लुक हो, किसी भी बिजनेस सेक्टर से उसका ताल्लुक हो। कॉमनली लोगों को यही एक कैटेगरी मालूम होती है और सब के सब इसी टूरिस्टिक कैटेगरी में ही अप्लाई कर रहे होते हैं। ये कैटेगरी ई कैटेगरी कहलाती है और इसके ये 6th कैटेगरी है और इसको कार्ड के ऊपर ई से शो किया जा रहा होता है। इसमें आपको अपने तमाम तर बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अपने प्लान्स वो अटैच करने होते हैं कि आप कहाँ विजिट करेंगे, कब विजिट करेंगे, कैसे विजिट करेंगे। ये प्लान्स आप उस वक्त भी सबमिट कर रहे होते हैं जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं। जो वीज़ा आप अप्लाई कर रहे होते हैं वो आपने 15 डेज़ का, 20 डेज़ का, 30 डेज़ का या 1 मंथ का अप्लाई किया होता है। उन्हीं 30 डेज़ के प्लान को आप एक्सटेंड कर देते हैं अगर 1 ईयर के ऊपर या 6 मंथ्स के ऊपर, तो आपको अकॉर्डिंगली अपना उसी तरह प्लान्स दिखाने होते हैं। और ये टूरिस्टिक कैटेगरी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको रेंट पे अपार्टमेंट ही लेना है। आप इसमें किसी भी किस्म की होटल की बुकिंग भी दिखा सकते हैं। आप इसके अंदर अकोमोडेशन को कोई भी प्रूफ दिखा सकते हैं। आपका अगर कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, वो यहाँ पहले से मौजूद है, तो आप उसको भी इस कैटेगरी के अंदर वो आपकी अंडरटेकिंग ले सकता है कि हाँ जी, ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा दोस्त है और ये मेरे साथ रहेगा, इसकी तमाम तरह अकोमोडेशन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं टूरिस्टिक टीआरसी के लिए और टूरिस्टिक टीआरसी मिल जाता है। टूरिस्टिक टीआरसी में जो एक सबसे बड़ा टीआरसी आपको मिल जाते हैं। टीआरसी लेने में, शॉर्ट टर्म रेजिडेंस परमिट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म लेना चाहते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म रहने के लिए रेजिडेंस परमिट हासिल करने के बाद जो दूसरा काम होता है वो नफूस का होता है। बहरहाल वो एक अलग डिबेट है, वो एक अलग टॉपिक है। आई विल नॉट कवर दैट टॉपिक इन दिस वीडियो। Number 7. Foreigners who intend to receive medical treatment provided that they do not have a disease posing a public health threat. Foreigners coming in order to receive treatment must be admitted to a public or private hospitals. Valid health insurance condition is not required for foreigners who certify that treatment expenses are paid. Residence permit will be issued persistent to duration of treatment. Foreigners whose expenses of accommodation, subsistence, and health are covered by the public institutions and agencies during treatment will not be required to submit determination of financial possibility and health insurance. Documents and information regarding treatment might be required from related public institution and agencies if it is necessary. Furthermore, valid health insurance is not required for residence permit application of caretakers of the foreigner not exceeding 2 persons, according to the additional Article 14 of the Health Services Fundamental Law number 3359. नंबर 7, इस कैटेगरी में अगर आप टीआरसी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कोई भी, सबसे पहले तो ये आपको शो करना पड़ेगा कि आप जिस ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आ रहे हैं वो ट्रीटमेंट कोई भी हार्मफुल नहीं है। वो जिस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के लिए आप यहाँ आ रहे हैं वो दूसरों के लिए हार्मफुल नहीं है। देन उसके अलावा आप जिस भी हॉस्पिटल में आपने अपने ट्रीटमेंट का स्केड्यूल करवा रखा है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ बहुत कॉमनली लोग आते हैं अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए, उनकी पहले से यहाँ बुकिंग होती है, होटल की बुकिंग होती है, ईच एंड एवरी थिंग होता है। उसी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर वो मेडिकल वीज़ा अपना अप्लाई करते हैं। उस मेडिकल वीज़े के ऊपर वही अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स सेम, उसमें होटल की बुकिंग, ईच एंड एवरीथिंग उसमें इंक्लूडेड होता है। देन उसी सेम डॉक्यूमेंट्स के साथ वो अप्लाई करते हैं और इसमें उनको किसी भी किस्म के अगर कोई भी उनका जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके पैसे ऑलरेडी पे हो चुके हैं तो उनको इसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। और इसमें
जितने ड्यूरेशन का वो ट्रीटमेंट होता है या अगर वो ट्रीटमेंट लॉन्ग होता चला जाता है तो तमाम तर टेन्योर के लिए जितने भी टाइम है उस ट्रीटमेंट का, उस ट्रीटमेंट तक के लिए, उस ड्यूरेशन तक के लिए टीआरसी बहुत ईजिली और बहुत आराम से मिल जाता है। देन इसके अलावा इसी कैटेगरी के अंदर बहुत सारे लोग वो भी होते हैं जो उनके अटेंडर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी बहुत सारी और दूसरी वीडियो के अंदर मैंने एक प्रीवियसली एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि कुछ जो स्टूडेंट होते हैं उन स्टूडेंट्स पे अगर वीज़े हैं अंडर 18 हैं, वो स्टूडेंट टीआरसी उनकी अप्लाई की है तो उनके आप गार्डियन के तौर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो गार्डियन की कैटेगरी इस कैटेगरी के अंदर ही फॉल करती है। बेसिकली अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, वो अडल्ट है या बच्चा है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, तो उसका केयर टेकर जो भी यहाँ मौजूद है वो भी अपना टीआरसी अप्लाई कर सकता है अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो इस कैटेगरी के अंदर जितने भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लोग हैं वो अप्लाई करते हैं। लेकिन ये टीआरसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो टीआरसी होती है ये एक्सटेंड नहीं होती। ये जितने ड्यूरेशन के लिए वो ट्रीटमेंट होता है उसी ड्यूरेशन को ये कवर करती है। देन वो ड्यूरेशन जब कंप्लीट हो जाता है और ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो एक्सटेंड नहीं होती। नंबर 8, foreigners who are required to stay in Turkey persistent to a request or a decision of judicial or administrative authorities. The duration of the residence permit for this purpose is issued by the taking into consideration during stated on the decision and demand. इस कैटेगरी के अंदर वो लोग अपना टीआरसी अप्लाई करते हैं जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई केस चल रहा हो या उन्होंने कोई केस कर रखा हो, लेकिन ये केस वो केस नहीं है जो कि टूरिस्टिक टीआरसी के लिए आपने अप्लाई किया और आपका डिसीजन रिजेक्शन में आ गया, नेगेटिव में आ गया और अब आपने केस की है। वो लोग इसमें फॉल नहीं करते। ये इसमें सिर्फ वो लोग फॉल करते हैं जो किसी भी किस्म का उनका कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है या किसी का कोई डिस्प्यूट का केस चल रहा है या कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में था, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड किसी किस्म का कोई केस चल रहा है और उनको यहाँ उस डिसीजन तक वेट करना है, रुकना है, तो वो इस 8th कैटेगरी के अंदर अपना टीआरसी अप्लाई करते हैं। तो जब तक उस केस का डिसीजन नहीं आता वो अपनी टीआरसी को अप्लाई कर सकते हैं और वो टीआरसी अकॉर्डिंगली रिन्यू होता रहता है अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट। जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उन बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने ये अपना दावा का लेटर, अपने वकील का लेटर, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको इस कैटेगरी के लिए अटैच करने होते हैं और आप इजीली अप्लाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। जो भी डिसीजन का टाइम होगा ये आपकी टीआरसी भी रिन्यू होती रहेगी। नंबर 9, फॉरेनर्स हु ट्रांसफर फ्रॉम अ फैमिली रेजिडेंस परमिट कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर वो लोग अप्लाई करते हैं जो यहाँ पे जैसे किसी से मैरिड थे, किसी से शादी हुई थी, अभी उन लोगों को टीआरसी उन लोगों को यहाँ पर नेशनलिटी नहीं मिली और अभी 3 साल से पहले ही उनको पासपोर्ट मिलने से पहले ही कोई उनका डिस्प्यूट हो जाता है या फैमिली मेम्बर्स थे और उनको पासपोर्ट मिलने से पहले वो 18 अडल्ट हो गए या फिर पेरेंट्स जो हैं वो नेशनल हैं, बच्चा नेशनल नहीं है, 18+ है, तो वो भी टीआरसी अपना अप्लाई कर सकता है इसी 9th कैटेगरी के अंदर कि जी वो फैमिली मेम्बर था या फैमिली थी उसकी या वो किसी से मैरिड था, वो डाइवोर्स हो गई, अलॉन्ग विद ऑल द बेसिक डॉक्यूमेंट्स वो अपना इस टीआरसी इस कैटेगरी में अप्लाई करेगा तो उसको टीआरसी मिल जाएगी। नंबर 10, फॉरेनर्स हु विल अटेंड अ टर्किश लैंग्वेज कोर्स। Residence permit can be issued maximum twice for this purpose to the foreigner who enrolled to institution authorized to provide language courses must have permission by the Ministry of National Education in Turkish. If the period of the course is less than a year, residence permit duration cannot be longer than the period of this course. The institution providing the course is responsible with the reporting, the commitment and attendance of the foreigners registered to the Turkish course to the Provisional Directorate. इस कैटेगरी में वो लोग टीआरसी अपना अप्लाई करते हैं, शॉर्ट टर्म रेजिडेंस वो लोग अप्लाई करते हैं जो यहाँ पे लैंग्वेज कोर्सेज के लिए आते हैं। लैंग्वेज कोर्सेज का एडमिशन आपको सिर्फ उन इंस्टीट्यूट्स में लेना है जो कि गवर्नमेंट के ऑथराइज इंस्टीट्यूट हैं। फॉर एग्जांपल जैसे तोमैर एक बहुत बड़ा नाम है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में उसकी ब्रांचेस मौजूद हैं। अगर आपने तोमैर से आप लैंग्वेज का कोर्स कर रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली ईजिली गेट योर शॉर्ट टर्म रेजिडेंस परमिट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कोर्स।
लेकिन अगर आप किसी और से, और तोमैर का जो लैंग्वेज कोर्स होता है कॉमनली 2 साल का होता है, लेकिन आप तोमैर के अलावा किसी और से अगर लैंग्वेज कोर्स पे आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो इस रेजिडेंस परमिट अगर 1 साल से कम है तो आपको 1 साल से ज़्यादा का रेजिडेंस परमिट नहीं मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कोर्स, और ये दोबारा रिन्यू भी नहीं होता। तो अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, आपने रेजिडेंस परमिट आप अप्लाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्किश लैंग्वेज कोर्स, तो आप तोमैर में एडमिशन लें। तोमैर में 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल तक आपको ईजिली रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा और आप 2 साल तक आराम से रह सकते हैं। इस कैटेगरी में भी अप्लाई करने के लिए आपको ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं अलॉन्ग विद ऑल द बेसिक विद इंक्लूडिंग विद द रजिस्ट्रेशन इन द लैंग्वेज कोर्स, वो आपको सबमिट करना है। प्लस ये कि अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो जो गवर्नमेंट, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो उस इंस्टीट्यूट को अप्रोच कर सकता है आपकी अटेंडेंस को वेरीफाई करने के लिए। तो बहरहाल इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है। कॉमनली लोग यहाँ आते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन क्लासेस को कंटिन्यू नहीं करते। अगर आप क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं, लैंग्वेज आप सीख लेते हैं, तो यू विल डेफिनेटली गेट अ बेटर जॉब।